नमस्कार साथियों। हमने पिछले वीडियो में सरकारी कंपनी का अंकेक्षण किस प्रकार से किया जाता है उसकी स्टडी की थी। दोस्तों, आज अपना अंतिम चैप्टर है ऑडिट का, यानी आज अपनी ऑडिट कंप्लीट हो जाएगी। तो आज हम अध्ययन करेंगे अंकेक्षण रिपोर्ट एवं प्रमाण पत्र, यानी ऑडिट रिपोर्ट एंड सर्टिफिकेट्स क्या होते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एवं शेयर अवश्य करें। देखिए दोस्तों, अपना ऑडिट का यह अंतिम चैप्टर है। इसके पश्चात ऑडिट कंप्लीट हो जाएगी, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं 16 जून तक आपकी ऑडिट कंप्लीट करवा दूंगा। तो दोस्तों, जिसी साथी को यानी हैंड राइटिंग से मैंने नोट्स बनाए हैं, यदि किसी साथी को नोट्स चाहिए तो मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर मैसेज करें और बिल्कुल नॉमिनल चार्ज पर मैं आपको ऑडिट के नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा। तो ठीक है दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे अंकेक्षण रिपोर्ट एवं उसके महत्व के बारे में, यानी अंकेक्षण रिपोर्ट क्या होती है, तो उसका क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, अंकेक्षण रिपोर्ट कितने प्रकार की होती है, कंपनी अंकेक्षण रिपोर्ट में निर्देशित तथ्य क्या क्या होते हैं, अंकेक्षक की रिपोर्ट में प्रकटीकरण किस प्रकार से किया जाता है, अंकेक्षण रिपोर्ट में मर्यादाओं को प्रकट करने की रीति क्या होती है, तथा अंकेक्षण प्रमाण पत्र ऑडिटर द्वारा कैसे दिया जाता है तथा कैसा होता है। तो दोस्तों, अब अपन अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यानी पहला है अंकेक्षण रिपोर्ट एवं प्रमाण पत्र, यानी ऑडिट रिपोर्ट एंड सर्टिफिकेट्स क्या होते हैं, इनको कौन तैयार करता है, कैसे दिए जाते हैं, कब दिए जाते हैं आदि का हम अध्ययन करेंगे। देखिए दोस्तों, यानी अंकेक्षक यानी ऑडिटर अपना जांच कार्य समाप्त करने के पश्चात एक रिपोर्ट तैयार करता है जिसे अंकेक्षण रिपोर्ट कहते हैं। यानी ऑडिटर द्वारा जो कार्य किया जाता है उसके पश्चात एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, उसे हम अंकेक्षण रिपोर्ट कहते हैं। कभी कभी अंकेक्षक कार्य के बीच में भी अपने कार्य के बारे में रिपोर्ट करते हैं, जो अंतरिम रिपोर्ट कहलाती है। यानी कार्य के दौरान जो रिपोर्ट की जाती है उसे अंतरिम रिपोर्ट्स कहते हैं। यह परिभाषा दी गई दोस्तों, याद रखना, एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। यानी लंकास्टर ने रिपोर्ट की परिभाषा निम्न प्रकार दी है। एक रिपोर्ट एकत्रित तथा विचार किए हुए तथ्यों का एक ऐसा विवरण पत्र है जो इन व्यक्तियों को स्पष्ट तथा संक्षिप्त सूचना देने के लिए बनाया जाता है जिन्हें उस विशेष संबंधी पूर्ण जानकारी नहीं होती। यानी जिन लोगों को ये विवरण पत्र दिखाया जाता है जिनको उन विषय के संबंध में पूर्ण जानकारी नहीं होती है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पर, यानी अंकेक्षण रिपोर्ट है उसका महत्व है। ऑडिट रिपोर्ट्स एंड इट्स सिग्निफिकेंस, यानी ऑडिट अंकेक्षण रिपोर्ट का क्या तो महत्व होता है जो क्या नहीं होता उसके बारे में अपना अध्ययन करेंगे। देखिए, अंकेक्षण रिपोर्ट एक ऐसा प्रलेख है, यानी एक ऐसा डॉक्यूमेंटेशन है जिसे प्राप्त करने के लिए ही अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है। यानी अंकेक्षण रिपोर्ट कौन देता है? अंकेक्षक, तो इसलिए उसकी नियुक्ति की जाती है, अपॉइंटमेंट किया जाता है। यह अंकेक्षक द्वारा किए गए कार्य का निचोड़ है, यानी यह अंकेक्षक द्वारा जो कार्य किया जाता है उसका निचोड़ है, उसका अंतिम परिणाम है। यही वह प्रलेख है जो उस संस्था के बारे में भी जिसका अंकेक्षण किया गया है उससे संबंध लोगों के विचारों को बनाता है अथवा बिगाड़ता है। फर्म के लिए ये साझेदारों की पारस्परिक ईमानदारी को प्रकट करता है, तो इस ट्रस्ट के लिए ट्रस्टियों की ईमानदारी तथा सच्चाई को प्रकट करता है। इसी प्रकार एक सहकारी समिति के लिए अंकेक्षण रिपोर्ट प्रकट करती है कि समिति का कार्य सहकारिता अधिनियम, उपनियम तथा सिद्धांतों के अनुकूल चलाया जा रहा है अथवा नहीं। एक सरकारी कंपनी या कॉरपोरेशन के संबंध में यह रिपोर्ट संसद को यह बताती है कि सार्वजनिक धन का अपव्यय तो नहीं हो रहा है। एक कंपनी के लिए इस रिपोर्ट का विशेष महत्व निम्न प्रकार से होता है। यानी दोस्तों, एक कंपनी के लिए जो अंकेक्षण रिपोर्ट दी जाती है उसका महत्व किस प्रकार से होता है। देखिए दोस्तों, पहला तो होता है शेयर होल्डर्स के लिए, अगला होता है डायरेक्टर्स के लिए, अगला होता है क्रेडिटर्स के लिए, दूसरा अगला है इनकम टैक्स ऑफिसर्स के लिए, तो अंतिम होता है गवर्नमेंट के लिए। यानी कैसे होता है इसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। यानी जो अंशधारियों के लिए अंकेक्षण रिपोर्ट का महत्व यह होता है कि उनको अंकेक्षण रिपोर्ट के माध्यम से ये पता लगता है कि अपने जो व्यापार में पूंजी लगाई है, इन्वेस्टमेंट किया है, क्या उस पूंजी पर उचित प्रत्यय मिल रहा है या नहीं।
अगला है संचालकों की, जो डायरेक्टर्स के लिए जो इम्पोर्टेंस इस प्रकार से होता है कि जो संस्था के अंतर्गत कर्मचारी कार्य कर रहे हैं वे क्या ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनका पता चलता है। अब बात करते हैं लेनदारों के लिए, यानी लेनदार ने जो कंपनी से ऋण लिया है उनके बारे में पता चलाया जा सकता है। अगला है इनकम टैक्स ऑफिसर्स के लिए, यानी आयकर अधिकारी ये जांच करते हैं कि उक्त संस्था द्वारा इनकम टैक्स नियमावली के हिसाब से रिटर्न भरा जा रहा है या नहीं, या कोई कर चोरी थोड़ी की जा रही है, वो ऑडिट रिपोर्ट के द्वारा ही पकड़ में आता है। तो गवर्नमेंट के लिए भी जिस तरीके से ऊपर वालों के लिए होता है उसी तरह से गवर्नमेंट के लिए भी ये रिपोर्ट बहुत ही आवश्यक होती है। यानी सरकार को इस बात से यह विश्वास होता है कि संचालक अंशधारियों का शोषण नहीं कर रहे हैं, यानी जो डायरेक्टर्स है कंपनी के, क्या वे शेयर होल्डर्स का शोषण थोड़ी कर रहे हैं, तथा देश के औद्योगिक विकास के संबंध में सरकार को सही आंकड़े उपलब्ध करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं। इस संबंध में ये रिपोर्ट इन लोगों के लिए फायदेमंद होती है। अगली बात करते हैं अंकेक्षण रिपोर्ट के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। यानी अंकेक्षण रिपोर्ट कितने प्रकार की होती है, यानी पहली तो होती है स्वच्छ रिपोर्ट और अगली होती है मर्यादित रिपोर्ट। यानी अंकेक्षण रिपोर्ट दो प्रकार की होती है, एक तो मर्यादित और एक अमर्यादित। यानी मर्यादित रिपोर्ट तो स्वच्छ रिपोर्ट को कहा जाता है, तो मर्यादित रिपोर्ट क्वालिफाइड रिपोर्ट होती है। अब बात करते हैं स्वच्छ रिपोर्ट के बारे में। यानी अंकेक्षक की रिपोर्ट में जिन 5 बातों का समावेश होना चाहिए, यानी किन किन बातों का, 5 बातों का, उनके संबंध में अंकेक्षक यदि पूर्ण रूप से संतुष्ट है तो वह अंतिम खातों पर अपनी स्वच्छ रिपोर्ट देगा। यानी अगर ऑडिटर पूर्ण रूप से खातों की जांच करने के पश्चात आशान्वित है तो वह अपनी रिपोर्ट में स्वच्छ रिपोर्ट देगा, यानी अमर्यादित रिपोर्ट पेश करेगा। स्वच्छ रिपोर्ट ऐसे खातों के संबंध में ही दी जा सकती है जिसमें अंकेक्षक को कोई अनियमितता या अशुद्धि न मिले। यानी स्वच्छ रिपोर्ट उसी कंडीशन में दी जाती है कि उस कंपनी के अकाउंट्स में किसी प्रकार की इरेगुलेटरी या रेक्टिफिकेशन ना मिले और जिनके संबंध में उसे कोई शिकायत न हो, तथा जिनके सही एवं उचित होने के संबंध में उसे कोई संदेह न हो। स्वच्छ रिपोर्ट देने का तात्पर्य यह है कि अंकेक्षक ने निम्न कार्य कर लिए हैं। यानी स्वच्छ रिपोर्ट देने का तात्पर्य या सीधा मेन अर्थ यह होता है कि ऑडिटर द्वारा निम्न कार्य अच्छी तरह से जांच कर लिए गए हैं। जैसे पुस्तकों की पर्याप्त जांच कर ली गई है, इन पुस्तकों में किसी प्रकार की कमी नहीं रही है, अंकेक्षण के सर्वमान्य सिद्धांतों का पालन कर लिया गया है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड उसका सर्वमान्य प्रिंसिपल्स के हिसाब से पालन कर लिया गया है, परिस्थितियों के अनुकूल आवश्यक प्रक्रियाओं को बनाया गया है, तो उचित सावधानी से चतुराई के साथ उपयोग किया गया है। ये चीज़ें ऑटोमेटिक मानी जाती है कि अंकेक्षक द्वारा निम्न कार्य वर्क कर लिया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों अगला मर्यादित रिपोर्ट के बारे में। यानी अंकेक्षक की रिपोर्ट में जिन 5 बातों का उल्लेख होना चाहिए उनके संबंध में अंकेक्षक यदि संतुष्ट नहीं है तो उसे असंतोष का अपनी रिपोर्ट में उल्लेख करना होगा। यानी अगर ऑडिटर द्वारा जो अपेक्षाएं की जाती है कंपनी के अकाउंट्स के रिगार्डिंग, अगर वह उनसे सेटिस्फाइड नहीं है तो उसे असंतोष का अपनी रिपोर्ट में उल्लेख करना होगा। ऐसी रिपोर्ट को मर्यादित रिपोर्ट कहते हैं। दोस्तों याद रखने की बात है, एग्जाम में क्वेश्चन आने के पूरे चांसेज है कि मर्यादित रिपोर्ट और अमर्यादित रिपोर्ट क्या होती है। तो मैंने आपको ऊपर बता दिया, मर्यादित रिपोर्ट ये होती है और अमर्यादित ये होती है। यानी मर्यादित रिपोर्ट एक तरीके से स्वच्छ होती है जिसमें अंकेक्षक कंपनी में किसी प्रकार के गबन शिकायत की उल्लेख नहीं करता है, तथा मर्यादित रिपोर्ट के अंतर्गत अंकेक्षक द्वारा जो कंपनी के अंतर्गत असंतोष होता है उसका उल्लेख कर देता है, उसे मर्यादित रिपोर्ट कहते हैं, यानी क्वालिफाइड रिपोर्ट्स कहा जाता है। अंकेक्षक को जिन कारणों से मर्यादित रिपोर्ट देनी होती है वे सामान्य तौर पर निम्न वर्णित हो सकते हैं। यानी अंकेक्षक जो क्वालिफाइड रिपोर्ट देता है उनके कारण निम्न हो सकते हैं, जैसे अंकेक्षक लेखों की जांच में आवश्यक अंकेक्षण प्रक्रियाओं को न अपना सका हो क्योंकि उसे आवश्यक गवाह यानी प्रमाण वाउचर्स और प्रपत्रों के रूप में नहीं मिल सके हों। यानी अंकेक्षक का एक कारण तो यह हो गया कि उक्त संस्था या संस्थान के अंतर्गत उसे आवश्यक प्रमाण पत्र और
उपलब्ध नहीं करवाए गए हैं, उस कारण से उल्लेख कर सकता है। अगला है अंकेक्षक को राय प्रकट करने के लिए पर्याप्त सूचना नहीं मिली हो, यानी जो सूचना की उसने एक्सपेक्ट की थी या अपेक्षाएं रखी थी उसके अकॉर्डिंग उसको सूचनाएं कंपनी के कर्मचारी ने उपलब्ध नहीं करवाई हो, जैसे कंपनी में हिसाब किताब का पूर्ण लेखा न रखा गया हो एक्सेट्रा। अगला है हिसाब किताब में लेखाक्रम के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया हो, यानी जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है उसके अकॉर्डिंग कार्य किया नहीं किया गया है आदि का उल्लंघन किया गया है। अगला है साल दर साल अपनाए गए लेखाक्रम के सिद्धांतों में असंगति यानी विसंगति रही हो, जैसे अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन पिछले वर्ष के तरीके पर न किया गया हो और परिवर्तन अंकेक्षक को मान्य न हो। माना कि स्टॉक का मूल्यांकन बाजार मूल्य या लागत मूल्य दोनों में से जो भी कम हो या अधिक हो उस हिसाब से किया जाता है। तो अंकेक्षक द्वारा पिछले साल में संस्था द्वारा कौन सी पद्धति अपनाई गई थी, या लागत मूल्य या बाजार मूल्य से कम पर किया जाएगा या ज़्यादा पर किया जाएगा, अगले साल उस प्रणाली को चेंज कर दिया गया है, तो उस संबंध में अंकेक्षक इन चीज़ों का उल्लेख करता है, यानी अपनी मर्यादित रिपोर्ट में इनका उल्लेख कर देता है। अगला है अन्य कोई कारण जिनसे अंकेक्षक असंतुष्ट हो, यानी इनके अलावा अदर रीजन्स भी हो सकते हैं जिनके कारण ऑडिटर अनसेटिस्फाइड हो। अब बात करते हैं दोस्तों कंपनी अंकेक्षण रिपोर्ट में निर्देशित तथ्य यानी फैक्ट्स टू बी मेंशन्ड इन द ऑडिट रिपोर्ट, यानी कंपनी अंकेक्षण रिपोर्ट में निर्देशित तथ्य क्या क्या होते हैं। देखिए कंपनी एक्ट 2013 की धारा 143 यानी सेक्शन 143 के अंतर्गत एक अंकेक्षक का कंपनी के सदस्यों को कंपनी की साधारण सभा में प्रस्तुत किए जाने वाले समस्त लेखों पर और प्रत्येक चिट्ठा तथा लाभ हानि विवरण तथा प्रत्येक प्रलेख पर जिसे कंपनी विधान में बैलेंस शीट या लाभ हानि विवरण का एक अंग या शाख नथी किए जाने वाला घोषित कर दिया है, रिपोर्ट देना कर्तव्य है। यानी साधारण सभा में उसके P&L अकाउंट, बैलेंस शीट आदि विवरण देना का कर्तव्य होता है। अंकेक्षक की नियुक्ति चाहे किसी के द्वारा की जाए लेकिन यह अपनी रिपोर्ट कंपनी के सदस्यों को ही देगा। यानी कहने का मतलब यह है कि यदि अगर ऑडिटर की नियुक्ति यदि अन्य किसी भी तरीके से किए जाए, चाहे गवर्नमेंट द्वारा की जाए चाहे संचालक मंडल द्वारा की जाए, लेकिन यह अपनी रिपोर्ट कंपनी के सदस्यों को ही देगा। उसे अंशधारियों को स्पष्ट एवं पूर्ण रिपोर्ट देनी चाहिए। उसके द्वारा अंशधारियों को केवल इतनी सूचना देने से कार्य नहीं चलेगा जो उन्हें और पूछने के लिए प्रेरित करें। यानी ये मामला लंदन एंड जनरल बैंक केस के अंतर्गत निर्णय हुआ था। अब बात करते हैं दोस्तों इनके प्रमुख बिंदु क्या क्या है, यानी अंकेक्षण रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु क्या क्या है, क्या क्या फैक्ट्स यानी तथ्य होने चाहिए। पहला तो है कि अंकेक्षण रिपोर्ट स्पष्ट होनी चाहिए, यानी अंकेक्षण रिपोर्ट स्पष्ट होनी चाहिए, इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगला है कि अंकेक्षण रिपोर्ट उचित प्रॉपरली हेडिंग या शीर्षक में होनी चाहिए। अंकेक्षण रिपोर्ट विनियमों पर आधारित यानी नियमों और रेगुलेशंस पर आधारित होनी चाहिए, उसकी मनमर्जी से नहीं बनानी चाहिए। अगला है सारभूत मिथ्या कथन से मुक्त हो, यानी सारभूत जो मिथ्या कथन है उनसे परे हो, यानी इन चीज़ों से दूर हो। लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप होनी चाहिए, यानी जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है उनके अकॉर्डिंग रिपोर्ट होनी चाहिए। तारीख तथा अवधि आदि होनी चाहिए। रिपोर्ट के अंतर्गत अपनी डेट और पीरियड मेंशन होनी चाहिए। अंकेक्षण रिपोर्ट यदि वित्तीय विवरण पत्रों के संबंध में प्रबंधकों से मत भिन्नता महत्वपूर्ण है तो अंकेक्षक को मर्यादित अथवा प्रतिकूल राय प्रकट करनी चाहिए। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के पूरे चांसेस है। इसका मतलब यह है कि यदि अंकेक्षण रिपोर्ट वित्तीय विवरण पत्रों के संबंध में प्रबंधकों से मत भिन्नता महत्वपूर्ण है तो अंकेक्षक को मर्यादित अथवा प्रतिकूल राय प्रकट करनी चाहिए, यानी उसे क्वालिफाइड रिपोर्ट देनी चाहिए, यानी स्वच्छ रिपोर्ट नहीं देनी चाहिए। उसको लगता है कि मैनेजर से मत भिन्नता है तो कोई रीजन है उसके पीछे, तो उसे मर्यादित रिपोर्ट देनी चाहिए। मर्यादित रिपोर्ट को प्रतिकूल राय भी कहा जाता है। अब बात करते हैं अंकेक्षक की रिपोर्ट में प्रकटीकरण, यानी डिस्क्लोजर इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। इन अंकेक्षक की रिपोर्ट में प्रकटीकरण किस प्रकार से किया जाएगा।
किन मानक किन सिद्धांतों के अंतर्गत किया जाएगा। तो देखिए साथियों, फर्स्ट है लेखा मानक यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण के बारे में है। यानी अनुसूची थर्ड अथवा कंपनी अधिनियम 2013 के अन्य किसी प्रावधान के अधीन प्रकट की जाने वाली अपेक्षित लेखांकन नीतियाँ। पहला तो यह हो गया, यानी अनुसूची थर्ड के अंतर्गत कंपनी अधिनियम 2013 के अन्य किसी प्रावधान के अधीन प्रकट की जाने वाली अपेक्षित लेखांकन नीतियाँ आएगी। अगला है लेखे जिन्हें उपार्जित आधार पर तैयार नहीं किए गए हैं या सतत व्यापार या निरंतरता की प्रमुख लेखांकन अवधारणा का अनुसरण नहीं किया गया हो, तो इस तथ्य की वित्तीय विवरणों में प्रकट नहीं किया गया हो। अगला है लेखांकन नीतियों संबंधी परिवर्तनों के लिए समुचित प्रकटीकरण नहीं किया गया हो, यानी लेखांकन नीति के संबंध में समुचित प्रकटीकरण होना चाहिए थे, वो किया नहीं गया है। अब अगला है जब किसी कंपनी को उपरोक्त कथित किसी भी मामलों से विशेष छूट दी गई हो परंतु ऐसी छूट को लेखों में स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं किया गया हो, तो इस स्थिति में अंकेक्षक को अपनी रिपोर्ट में छूट संबंधित तथ्य का उल्लेख अवश्य करना चाहिए। बिना इस विशेष सामग्री को अंकेक्षण प्रतिबंध का मामला बनाए। उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए अंकेक्षक को विभिन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखना होगा तथा क्या अंकेक्षक रिपोर्ट को प्रतिबंधित किया जाए अथवा प्रकटीकरण ही दिए जाएं, ये प्रोविजनों का ध्यान रखना होता है। अगला है अंकेक्षक द्वारा कपट की रिपोर्टिंग करना, रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड्स बाय ऑडिटर, यानी अंकेक्षक द्वारा कपट की रिपोर्टिंग कैसे होती है। देखिए ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको अच्छी तरह देखना। यानी लेखा परीक्षक की जानकारी प्राप्त होने के तुरंत बाद, यानी यदि लेखा परीक्षक को कपट की जानकारी प्राप्त हो जाती है तो उसके तुरंत पश्चात यथास्थिति बोर्ड या लेखा परीक्षा समिति 45 दिन के भीतर उनका उत्तर और टिप्पणियां प्राप्त करने हेतु अग्रेसित करेगा। यानी लेखा परीक्षा समिति के पास 45 डेज के अंतर्गत उनकी टिप्पणियां प्राप्त करने हेतु उनको फॉरवर्ड करेगा। ऐसे उत्तर या टिप्पणियां प्राप्त होने पर लेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट और बोर्ड या लेखा परीक्षा समिति के उत्तर और टिप्पणियां उस पर अपनी टिप्पणी सहित ऐसे उत्तर या टिप्पणियां प्राप्त होने के 15 डेज के भीतर केंद्र सरकार को घोषित करेगा। यानी ऐसी टिप्पणियां प्राप्त होने पर ऑडिटर द्वारा बोर्ड या लेखा परीक्षा समिति के उत्तर और अपनी टिप्पणी सहित ऐसे उत्तर या टिप्पणी प्राप्त होने के 15 डेज के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करेगा। अगला है यदि लेखा परीक्षक को निर्धारित 45 दिन की अवधि के भीतर बोर्ड या लेखा परीक्षा समिति के उत्तर या टिप्पणियां प्राप्त नहीं होती है, यानी यदि लेखा परीक्षा ऑडिटर को निर्धारित 45 दिन के भीतर बोर्ड या लेखा परीक्षा की टिप्पणियां प्राप्त नहीं होती है तो वह सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी रिपोर्ट बोर्ड या लेखा परीक्षा समिति को पहले अग्रेसित की गई अपनी रिपोर्ट के ब्यौरों को सम्मिलित करते हुए इस टिप्पणी के साथ कि विहित समय के भीतर उसे कोई उत्तर या टिप्पणियां प्राप्त नहीं हो अग्रेसित करेगा। यानी कहने का मतलब यह है कि ऑडिटर को 45 दिन के अंतर्गत बोर्ड या लेखा परीक्षा समिति के द्वारा जो टिप्पणियां की गई है अगर उनका जवाब 45 दिन के अंतर्गत नहीं आता है तो वह अपने रिपोर्ट को ब्यौरों को सम्मिलित करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट को अग्रेसित करेगा। अब बात करते हैं दोस्तों, अगला है लागत लेखा परीक्षा का पारिश्रमिक किस प्रकार से किया जाता है, चेक किया जाता है। देखिए धारा यानी कॉस्ट अकाउंटिंग होता है उसका ऑडिट की धारा 148 के अंतर्गत होता है, यानी लागत लेखा परीक्षक धारा 148 के अंतर्गत किया जाता है। धारा 148 की सब क्लॉज 3 के प्रयोजन के लिए ऐसी कंपनियों की दशा में जिनके लिए लेखा परीक्षा समिति गठित करना अपेक्षित है, यानी ऐसी कौन सी कंपनी है जिनके लिए लेखा परीक्षा समिति गठित करना अपेक्षित है। यानी बोर्ड लेखा परीक्षा समिति की सिफारिशों पर किसी ऐसे व्यक्ति को जो व्यवसायरत लागत लेखा परीक्षक या व्यवसायरत लागत लेखा परीक्षकों की कोई फर्म है, यानी जो पोस्ट अकाउंटेंट होते हैं ICWAI के सदस्य उनको CMA बोला जाता है, पोस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, लेखा परीक्षकों की कोई फर्म है लागत लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त करेगा जो ऐसे लागत लेखा परीक्षक के परिश्रम की सिफारिश भी करेगा। ठीक है दोस्तों, अगला है खंड फर्स्ट के अधीन लेखा परीक्षक यानी ऑडिटर समिति द्वारा सिफारिश किए गए रेम्यूनरेशन पर निदेशक मंडल यानी डायरेक्टर
का मंडल है उन द्वारा विचार किया जाएगा और उसे अनुमोदित किया जाएगा तथा तत्पश्चात शेयर होल्डर्स द्वारा उसका अनुसमर्थन किया जाएगा। अगला है अन्य ऐसी कंपनियों की दशा में जिनके लिए लेखा परीक्षा समिति गठित करना अपेक्षित नहीं है। बोर्ड किसी ऐसे व्यक्ति को जो व्यवसायरत लागत लेखा परीक्षक या व्यवसायरत लागत लेखा परीक्षकों की फर्म है लागत लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त करेगा और तत्पश्चात ऐसे लागत लेखा परीक्षक के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन शेयरधारकों द्वारा किया जाएगा, यानी अंतिम निर्णय शेयर होल्डर्स द्वारा किया जाएगा। अब बात करते हैं साथियों अंकेक्षण रिपोर्ट में मर्यादाओं को प्रकट करने की रीति, यानी मैनर ऑफ मेकिंग क्वालिफिकेशन डिस्क्लोजर इन द ऑडिट रिपोर्ट। कहने का मतलब यह है कि अंकेक्षण रिपोर्ट में मर्यादाओं यानी जो क्वालिफाइड रिपोर्ट होती है, कुछ कमियां होती है, उनको प्रकट करने की रीति किस प्रकार से है। देखिए, एक विवरण या लेखा मानक यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या एक विवरण या एक मार्गदर्शन नोट के गैर अनुपालन पर अंकेक्षक द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली मर्यादाओं अथवा प्रकटीकरण के लिए उसे प्रासंगिक मद की महत्वता पर विचार करना चाहिए, यानी ऑडिटर द्वारा मर्यादाओं अथवा प्रकटीकरण के लिए जो प्रासंगिक मद की इम्पोर्टेंस है पर विचार करना चाहिए। अतः अंकेक्षक को ऐसी मदों के लिए जो उसके निर्णय के अकॉर्डिंग सारवान नहीं है उसके विशेषक प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है। प्रतिबंध या मर्यादा लागतें समय अंकेक्षक को संस्थान द्वारा निर्गम अंकेक्षक के प्रतिवेदन में लगाए जाने वाले प्रतिबंधों के विवरण पत्र का अनुगमन करना चाहिए। अब अगला है एक प्रकटीकरण जो कि मर्यादा का विषय नहीं है, उसका उल्लेख अंकेक्षक के प्रतिवेदन में इस भांति करना चाहिए कि पाठकों को स्पष्ट रूप से प्रकटीकरण ही लगे, न कि अंकेक्षण की मर्यादा। अतः अंकेक्षक की पैराग्राफ में सत्य एवं समुचित अवलोकन वाली अंकेक्षक की राय में उस पैराग्राफ का जिसमें उपरोक्त प्रकटीकरण प्रस्तुत है का संदर्भ नहीं देना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों, इम्पोर्टेंट चीज़ है अंकेक्षण प्रमाण पत्र के बारे में, यानी अंकेक्षक द्वारा खातों की जांच कर ली, यानी प्रक्रिया ये होती है कि सर्वप्रथम व्यापार में व्यवहार होते ही प्रतिपालन तैयार किया गया, अकाउंट्स बनाए गए, फाइनल अकाउंट्स बनाए, ट्रायल बैलेंस बनाया, एडजस्टमेंट किया, बैलेंस शीट बनाई, उसके पश्चात ऑडिट का कार्य किया गया, ऑडिटर द्वारा जांच की गई, अपनी रिपोर्ट दी गई, मर्यादित या अमर्यादित। और उसके पश्चात में अंकेक्षक उस रिपोर्ट के साथ में एक प्रमाण पत्र देता है, ऑडिट सर्टिफिकेट देता है। अब वो ऑडिट सर्टिफिकेट क्या होता है, कौन देता है, कैसे दिया जाता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, उनके बारे में क्या क्या विवरण होता है, उनकी स्टडी करेंगे। देखिए, यानी अंकेक्षण प्रमाण पत्र यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट, यानी ऑडिट प्रमाण पत्र केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट जो CA होता है केवल वही विशेषज्ञ होता है, तो वही ये सर्टिफिकेट देता है। देखते हैं, यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट CA एक ऐसा विशेषज्ञ होता है जिसके लेखा प्रणाली के सिद्धांतों का विशेष ज्ञान होता है, यानी केवल CA को ही लेखा प्रणाली के सिद्धांतों का स्पेशलाइजेशन होता है। कई प्रकार के व्यवसायिक कानूनों नियमों का ज्ञान होता है तथा हिसाब किताब की शुद्धता की जांच करने का विशेष अनुभव होता है, इसलिए लेखे के संबंध में इसके द्वारा दिए गए प्रमाण पत्रों पर पूर्ण विश्वास किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा जो ऑडिटेड अकाउंट्स होते हैं उन पर बैंक हो, देनदार हो, लेनदार हो, सरकार हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, आयकर विभाग के कर्मचारी हो या अधिकारी हो, सभी लोग उन पर पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं तथा कंपनी में शेयर होल्डर विश्वास करके ही अपना विनियोजन का कार्य करते हैं। ऐसे प्रमाण पत्रों में कुछ उदाहरण निम्न प्रकार से हैं। देखिए क्या क्या उदाहरण है। एक तो प्रविवरण के लिए, मतलब फॉर प्रोस्पेक्ट्स, यदि कोई चालू कंपनी प्रविवरण का निर्गमन करती है तो उसके अंकेक्षक को उस कंपनी के पिछले 5 वर्षों के लाभ और हानियों के संबंध में पिछले चिट्ठे की तारीख पर कंपनी की संपत्तियों दायित्वों के संबंध में पिछले 5 वर्षों में प्रत्येक श्रेणी के अंशों पर दी गई लाभांश की दर के संबंध में रिपोर्ट के रूप में एक प्रमाण पत्र देना होता है। यानी पिछले 5 वर्ष के दौरान जो भी एक्टिविटी व्यापार के अंतर्गत हुई है, लाभ हानि बैलेंस शीट की जो भी सिचुएशन है,
लाभांश की दर क्या रही है उसके संबंध में ऑडिटर को एक प्रमाण पत्र यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट को एक ऑडिट सर्टिफिकेट देना होता है, जिसे परब रिकॉर्ड में शामिल किया जाता है। अगला है कंट्रोल नियमों के अंतर्गत प्रमाण पत्र। एक होता है कि जो कानून बने होते हैं सरकार के, उन नियमों के अंतर्गत प्रमाण पत्र कैसे देता है वो है। एक तो पर्यावरण के लिए देता है, अगला है कानून कंट्रोल नियमों के अंतर्गत प्रमाण पत्र कैसे दिया जाता है। देखिए, हमारे देश में नियंत्रित अर्थव्यवस्था है और व्यवसायियों को कई प्रकार की रिटर्न सरकार को भेजनी होती है, जिसकी सत्यता के संबंध में चार्टर्ड अकाउंटेंट के प्रमाण पत्र चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट लेना होता है। यानी जो नियम शासन बने हुए हैं भारत सरकार के, उन नियमों की पूर्ति करने हेतु व्यापारियों द्वारा एक जो रिटर्न सरकार को भेजी जाती है, उनकी ऑडिटिंग का कार्य सीए के द्वारा किया जाता है। तो उनकी सत्यता के संबंध में प्रमाण पत्र सीए द्वारा दिया जाता है तथा उस ऑडिट सर्टिफिकेट यानी जो ऑडिट सर्टिफिकेट चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा दिया जाएगा, उस पर गवर्नमेंट भी अच्छी तरह से विश्वास रखती है। अगला है कंपनी के समापन के समय संचालकों द्वारा दी गई शोधन क्षमता। यानी जो कंपनी का समापन होगा, यानी कंपनी की एक तरीके से व्यापार का अस्तित्व समाप्त होगा, उस समय शोधन क्षमता जो रिडम्पशन कैपेसिटी है, उसकी घोषणा के साथ भी कंपनी के लाभ हानि खाते एवं संपत्ति दायित्व के संबंध में अधीक्षक को रिपोर्ट देने के रूप में प्रमाण पत्र देना होता है, यानी उस संबंध में उसे ऑडिट सर्टिफिकेट देना होगा। अगला है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से अन्य परिस्थितियों में भी प्रमाण पत्र प्राप्त किए जा सकते हैं, यानी उपरोक्त परिस्थितियों या स्थितियों के अलावा भी एक सीए से प्रमाण पत्र प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे एक व्यापारी आयकर के लिए अपने P&L यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रमाणित करा सकता है, अथवा किसी बैंक से धन उधार लेने के लिए अपनी संपत्तियों एवं दायित्वों को प्रमाणित करा सकता है। यानी बैंक ज़्यादातर सीए द्वारा अंकित खाते होते हैं, उन पर ज़्यादा विश्वास रखते हैं तथा संबंधित व्यापारी को तुरंत ही सीए से अंकित खातों को देखते हुए तुरंत लोन प्रदान करने का कार्य बैंकों द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार बोनस अधिनियम के अंतर्गत सकल लाभ तथा उपलब्ध आधिक्य के संबंध में प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं इम्पोर्टेंट, ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के पूरे चांसेस है कि ऑडिट रिपोर्ट एवं सर्टिफिकेट में बेसिक अंतर क्या होता है। देखिए, प्रमाण पत्र तथ्यों की शुद्धता की पुष्टि करता है, इसमें कोई अनुमान या राय सम्मिलित नहीं होती है। देखिए दोस्तों, सर्टिफिकेट केवल फैक्ट्स की शुद्धता की जांच करता है, इसमें कोई अनुमान या राय यानी कोई ओपिनियन सम्मिलित नहीं होती है। जबकि अंकेक्षण रिपोर्ट में अंकेक्षक की राय सम्मिलित होती है, यानी अंकेक्षण रिपोर्ट में अंकेक्षक की राय सम्मिलित होती है, ये याद रखना आपको। अगला है अंकेक्षक जब प्रमाण पत्र निर्गमित करता है, यानी जो ऑडिटर द्वारा जो सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, वह तथ्य संबंधित शुद्धता के लिए उत्तरदायी होता है, यानी वह तथ्य फैक्ट्स की शुद्धता के लिए उत्तरदायी होता है तथा जब वह रिपोर्ट देता है वह इस बात पर आधारित है कि उसकी राय उचित सावधानी एवं चतुराई से की गई जांच पर आधारित है। दोस्तों, बेसिक अंतर यह होता है इनमें, यानी प्रमाण पत्र तो तथ्य की शुद्धता की पुष्टि करता है, इसमें कोई अनुमान या राय नहीं होती है, जबकि रिपोर्ट में राय दी जाती है। प्रमाण पत्र इशू करता है तो वह सत्य संबंधी शुद्धता के लिए तय होता है तथा जब वह रिपोर्ट देता है तो वह इस पर आधारित होता है कि उसकी राय उचित सावधानी में चतुराई से की गई जांच पर आधारित है। तो दोस्तों, आपका ऑडिट का मैंने कंप्लीट 8 चैप्टर पूरे करवा दिए हैं। दोस्तों, हमने प्रतिदिन आपके लिए 1 या 2 वीडियो बनाए हैं ताकि एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट हो। तो मैंने ओनली 6 डेज़ में, यानी मैंने दिन रात मेहनत करके नोट्सों को तैयार करके ध्यान स्टडी करके वीडियो आपको प्रोवाइड यूट्यूब पर करवा दिए गए हैं और मैंने इसकी पीडीएफ भी तैयार कर ली है। जिस भी साथी को पीडीएफ की आवश्यकता हो, यानी पीडीएफ तो लेनी ही होगी, ऐसे यूट्यूब से तो कैसे पढ़ा जाएगा, आपको नोट्स भी रखना होगा साथ में। तो मैं ओनली नॉमिनल चार्जेज मात्र चार्जेज पर आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो आप आज से ही मेरे मोबाइल नंबर मैंने लिख रखे हैं, मैं पुनः बोल देता हूँ, 9602306391 पर मुझे मैसेज या व्हाट्सअप करें।
आपको PDF में तुरंत प्रोवाइड करवा दूंगा। और जो मैंने फर्स्ट चैप्टर का वीडियो बनाया था दोस्तों, उसमें कुछ से वो इसकी टेक्निकल इशू था, तो मैं उस टेक्निकल इशू को एक आध दिन में या तो कल अपलोड कर दूंगा या उसके नेक्स्ट डे में अपलोड कर दूंगा पुनः चैप्टर फर्स्ट को, ताकि आपकी जो वॉइस प्रॉब्लम थी वो दूर हो जाए। तो दोस्तों पुनः मैं आपसे पुनः वापसी निवेदन करूंगा कि दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने दोस्तों उनको भेजें। ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। हमारा उद्देश्य कोई पैसा कमाना नहीं है, हम सिर्फ आपके भलाई के लिए कार्य कर रहे हैं। यूट्यूब चैनल पर आपको फ्री क्लास से पढ़ा रहे हैं ताकि आपको अन्य जो 20-20 हज़ार रुपये कोचिंगें लेती है उनसे बच सके। वही चीज़ें वो पढ़ाएंगे, उनसे बेटर चीज़ें हम देंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी सिलेक्टेड है। हमें पता है पेपर किस लेवल का आता है, किसका नहीं आता है, किस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं आज आपका ऑडिट कंप्लीट करवा दिया है मैंने। और जो MCQs हल करवाएंगे सर दोस्तों हम अंत में करवाएंगे, पहले पूरा पार्ट सेकंड होने के पश्चात आपके एग्ज़ाम टाइम प्रैक्टिस सेट देंगे, MCQs हल करवाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो मैं कल बस एक निवेदन करना चाहूँगा कि मैं कल एक वीडियो और बनाऊँगा कि नेक्स्ट सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपकी ओपिनियन लूँगा कि मुझे अगला सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स पढ़ाना है या अकाउंट्स पढ़ाऊँ या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाऊँ। जो आप कमेंट करेंगे उस कमेंट के अकॉर्डिंग मैं डिसीजन लूँगा कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है, आपकी क्या उसके बारे में क्या रिक्वायरमेंट है, क्या चॉइस है। ठीक है दोस्तों, तो आप जिस भी साथी को PDF की आवश्यकता है, मैंने ऑडिट की PDF पूरी तैयार कर दी है, तो आप मुझे मैसेज करें और PDF प्राप्त करें और अपनी पढ़ाई को यथावत कंटिन्यू बनाए रखें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।